हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञानेशन क्लासेस पे। मैं आ गया हूँ आपके पास क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 लेके, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। हमें ये पता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर हम ये देखते हैं, ये तीन चीजें हैं। पहली है जेंडर, दूसरी है रिलीजन और तीसरी है कास्ट। और ये इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के हर एक कंट्री में हमें ये तीनों चीज देखने को मिलती है और इससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। लेकिन कैसे जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट है, वो इन तीनों चीजों को साथ में लेके चलती है और इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उस चीज के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे सबसे पहले जेंडर एंड पॉलिटिक्स। फर्स्ट पॉइंट है द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड एज नेचुरल एंड अनटेंजेबल। बेसिक सी बात है, जो जेंडर है वो नेचुरल है, आप उसको बदल थोड़ा ना सकते हो। जो नेचुरली एक पर्सन जो पैदा हुआ है वो एक सिंगल एक जेंडर के साथ पैदा हुआ है। वो हमारा नेचुरल है और अनचेंजेबल है। सेकंड पॉइंट बता रहा है कि इट इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टेरियोटाइप्स। लेकिन हाँ, हम ये चीज देखते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है वहां पे हम इसको देखते हैं कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग है जेंडर को लेके, और एक स्टेरियोटाइप है। स्टेरियोटाइप का मतलब है कि लोग एक चीज को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, ओके, जेंडर में प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, और उसी बेसिस पे डिफरेंशिएशन हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। यहां पे हम पढ़ेंगे पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। तो पहला पॉइंट है द रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन ऑफ लेबर इज दैट थॉ विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी, देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स इज मिनिमल इन मोस्ट सोसाइटीज। जैसा कि हम जानते हैं कि जो विमेन है वो आधे से ज्यादा जो पॉपुलेशन है हमारी, अगर हम कहें तो क्या भैया हमारी वुमेन है वो, और विमेन का जो रोल है वो हर एक चीज में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसी चीज को हम पॉलिटिक्स में देखते हैं तो पॉलिटिक्स में विमेन का रोल बहुत ही कम से कम है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, अर्लियर ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट, कंटेस्ट फॉर द पब्लिक ऑफिसेज। बहुत बेसिक सी बात है यार, हमने पहले भी ये बात पढ़ी है, जो हमारे प्रीवियस चैप्टर थे 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि पहले ओनली मैन को ही राइट था वोटिंग का, ओके, किसी भी जो ऑफिशियल जो सर्विस है वहां पे जाने का, ठीक है, जैसा आपको यहाँ पे बता रखा है। विमेन को राइट नहीं थे, विमेन को राइट था बस कि आप अपने घर में रहिए, ओके, घर के काम संभालिए, आप बच्चे देखिए, डेट्स इट, वो इतना ही था। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे जेंडर इशू आगे जो है यहाँ पे देखने को मिला कि लोगों ने, या जो विमेन है उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट करे। अगर आपने एक वर्ड सुनाओ जिसमें हम कहते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ओके, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो विमेन है उन्होंने अपने जो है राइट्स के लिए डिमांड करी थी, पॉलिटिकल राइट्स के लिए डिमांड करी थी, ठीक है। तो वहीं पे जो है यहाँ पे इशू आपको बता रखा है कि इन्होंने जो है जेंडर बेसिस पे यहाँ पे उठाए थे। इट डिमांडेड टू एनहांस द पॉलिटिकल एंड द लीगल स्टेटस ऑफ द विमेन एंड इंप्रूव देयर एजुकेशन एंड द कैरियर अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे हमें देखो वही बात बताई गई है कि जो विमेन है उन्होंने पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस जो उनको मिलना चाहिए, जैसा मैन को मिला हुआ है वैसा ही सेम टू सेम इनको भी मिलना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। और वो अपनी लाइफ अच्छी करे किस किस चीज में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, प्लस अपनी कैरियर अपॉर्चुनिटीज में, कि वो आगे अपने कैरियर में क्या करना चाहती है, ठीक है, क्या नहीं करना चाहती है, वो उनका डिसीजन है। नाउ द मूवमेंट्स व्हिच वर रेज्ड बाय द वुमेन टू गेट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड द फैमिली लाइफ आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। तो वो मूवमेंट जो वुमेन ने अपने लिए, किस चीज के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, जिसमें वो इक्वालिटी चाहती है, ठीक है, सोसाइटी में इक्वालिटी चाहती है, अपनी फैमिली लाइफ में चाहती है, उन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट कर दी वो थी फेमिनिस्ट मूवमेंट, ठीक है। हिंदी में इसको नारीवादी जो है मूवमेंट कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको बता रखा है द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। जैसा अभी पीछे हमने पढ़ा कि जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है, मींस पॉलिटिक्स के अंदर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे जेंडर जो डिवीजन है और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो हुआ है, जिसमें क्या हुआ है कि विमेन को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो पब्लिक लाइफ में, मतलब जो पब्लिक अफेयर्स हैं, मतलब जहाँ पे मैन को जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली हुई है वैसे अपॉर्चुनिटीज विमेन को भी मिले, तो यहाँ पे वो हुआ है उनके साथ। एंड एज इंडिया इज अ मेल डोमिनेटेड पैट्रियार्कल सोसाइटी, विमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन इन वेरियस वेज। और जैसा आपको पता ही है कि जो हिंदुस्तान है, स्टार्टिंग से जो हिंदुस्तान में जो है पितृवंशज, मतलब जो एक मेल है, ठीक है, वो डोमिनेंस रहा है हमेशा, कि जो एक फैमिली में अगर आप देखते हैं कि अगर एक मेल है, ठीक है, जो सबसे बड़े हैं उनमें घर में, तो उनके बाद उनके जो बेटे होंगे, ठीक है, वो घर संभालेंगे। तो यहीं पे हमने देखा है कि विमेन को डिसएडवांटेज देखने को मिले, डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके साथ, ओके, और उनको ऑपरेशन भी झेलना पड़ा है बहुत सी चीजों में। क्या क्या,
पहला पॉइंट है जो लिटरेसी है, मतलब जो साक्षरता मींस जो पढ़ाई लिखाई है विमेन की, वो ओनली 54% है एज कंपेयर टू मेन, जो मेन की कितनी है 76% है। ये पहला पॉइंट है, तो यहाँ पे आपने देखा डिस्क्रिमिनेशन है। सेकंड पॉइंट है ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे एंड येट मच ऑफ हर वर्क इज नॉट पेड। जैसे कि हमें पता है कि विमेन ज्यादा काम करती है एज कंपेयर टू मैन, और ऑन एन एवरेज निकाला जाए तो 1 घंटे ज्यादा काम करती है वो एज अ मैन, पर उस काम के लिए उसको पे तो करा ही नहीं जाता। जैसे आप खुद देखते हो आपके घर में आपकी जो मदर जो है काम करती है, उसके लिए उनको पैसे थोड़ा ना मिलते हैं। ओके, तो यही बात आपको यहाँ पे बता रखी है। तो इसके लिए क्या करा गया कि अगर जो आप देखते हो कि सोसाइटी के अंदर सेम काम मेल और फीमेल दोनों करते हैं, ठीक है, तो उसमें उनके वेजेस में डिफरेंस है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक एक्ट पास किया जिसमें कहा गया द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, जो 1976 में जो पास करा गया था, जिसमें यह बात बोली गई थी कि अगर इक्वल वर्क है तो उसके लिए दोनों को इक्वल वेजेस दिए जाएंगे, उनमें डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है इन इंडिया सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन लेड टू अ डिक्लाइन इन चाइल्ड रेशियो लाइक द नंबर ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज। ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है मींस कि बच्चे के पैदा होने से पहले ये पता लगाना है कि वो जो है वो बॉय है या गर्ल है। सबसे पहली बात ये तो इलीगल है। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो उनका रेशियो है, रेशियो इन द सेंस कि सोसाइटी के अंदर उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या करा गया, गवर्नमेंट के थ्रू बैन लगाया गया, और ये इसके लिए आपको जो है सजा भी हो सकती है। तो अर्बन एरियाज हैव बिकेम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वीमेन। अर्बन एरिया जो है विमेन के लिए जो क्या अनसेफ है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको बता रखे हैं कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ऑपरेशन है। ठीक है, विमेन के लिए डिसएडवांटेजेस है सोसाइटी के अंदर। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। नाउ विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब विमेन का पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इश्यूज रिलेटेड टू विमेन आर नॉट गिवन एडुकेट अटेंशन। लाइक जो विमेन से रिलेटेड इशू है ज्यादातर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत रेयर चीज है जिन पे ध्यान दिया जा रहा है। ओके, देन दिस हैज लेड टू मेनी फेमिनिस्ट एंड द विमेन्स मूवमेंट। जैसे पीछे मैंने आपको बताया, तो इसी से रिलेटेड उन्होंने क्या करा, अपनी मूवमेंट स्टार्ट करी। ठीक है, फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट करी। ओके, और दूसरी विमेन मूवमेंट स्टार्ट करी to the conclusion that unless women control power, their problems will not get adequate attention। जब तक विमेन की पावर को कंट्रोल करा जाएगा, ठीक है, तब तक उनकी जो है जितनी प्रॉब्लम है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। जैसी कि प्रॉब्लम मैन की देखी जाती है वैसी प्रॉब्लम विमेन की भी देखी जाए सोसाइटी के अंदर। जितनी इक्वालिटी मैन को दी जाती है उतनी इक्वालिटी विमेन को दी जाए, तब जाके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है हमारी सोसाइटी में। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ द इलेक्टेड विमेन मेंबर्स इन लोकसभा टच्ड 12% of its total strength for the first time in Lok Sabha election of the 2014। 2014 लोकसभा इलेक्शन में पहली बार विमेन के जो परसेंटेज है वोट्स के वो 12%, वोट इन द सेंस सीट्स, विमेन को वहां पे 12% सीट जो है मिली है, मतलब वहां पे 12% टोटल स्ट्रेंथ का कितना है, विमेन है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए कि अब जाके विमेन को 12% मिला है, तो उससे पहले पूरा का पूरा मेल डोमिनेंट था। और विमेन का सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो लोअर लेवल पे है। आप हमारी जो गवर्नमेंट है उसका आप लेवल जानते हैं, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल सेल्फ लेवल। लोकल बॉडीज है वहां पे विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टेट और नेशनल लेवल। ये बात अभी आपके सामने आएगी आगे। तो दे शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। स्टेट असेंबली में तो इससे भी बुरा हाल है, यहाँ पे 12% तो है, लेकिन यहाँ पे ओनली 5% से भी कम है विमेन का रिप्रेजेंटेशन। देन वन वे टू सॉल्व विमेन्स प्रॉब्लम इज टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ द विमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज। सिंपल सी बात है यार कि अगर विमेन को हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना है तो हमें उनका एक कोटा पहले फिक्स करना पड़ेगा कि हाँ इतने रिप्रेजेंटेशन है, इतनी सीट्स विमेन के लिए रिजर्व है, इतनी तो विमेन हमारे यहाँ पे रहेंगी। तो पहला पॉइंट ये है। सेकंड आपको बता रखा है कि इन पंचायत जो हमारी लोकल बॉडीज होती है एंड म्युनिसिपैलिटीज 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। देखा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि चाहे पंचायत हो जाए या म्युनिसिपैलिटी हो जाए, वहां पे 1/3 जो सीट्स है ऑलरेडी रिजर्व्ड है विमेन के लिए। देन थर्ड पॉइंट, नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द रूरल एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज में अगर आप मिला के देखो तो 10 लाख से ज्यादा विमेन जो है यहाँ पे है, पोस्टेड है, मींस सीट्स पे है। देन जेंडर डिवीजन इज एन एग्जांपल दैट सम फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीजन नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो इससे एक बात समझ आ रही है कि जो जेंडर डिवीजन है ना वो एक ऐसी चीज है जो पॉलिटिक्स के अंदर बाहर आनी चाहिए। ये जब बाहर आएंगे तभी इनके ऊपर बात करी जा सकती है, नहीं आएंगे तो ये तभी दबी की तभी रह जाएंगी, मतलब वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगी और उनके बारे में कोई बात ही नहीं करेगा।
ठीक है, और स्पेशली विमेन के बारे में कोई बात नहीं करता। मेल के बारे में होती तो हो सकता है कि शायद वो बाहर बोलते पॉलिटिक्स के अंदर। सो दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप डू बेनिफिट्स व्हेन सोशल डिवीजन बिकेम अ पॉलिटिकल इशू। तो देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, इनको बेनिफिट तभी मिल सकता है जब ये सोशल डिवीजन जो इनके साथ हो रहा है ये पॉलिटिकल इशू बन जाए, पॉलिटिक्स में आएगा, वहां पे देखा जाएगा इन मुद्दों को, तब जाके इनके ऊपर कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगर रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इन तीनों चीजों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिलीजन। तो पहला आपको बता रखा है द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस इन द फील्ड ऑफ द पॉलिटिक्स। ये आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स के फील्ड में जो रिलीजन डिफरेंस होता है, मींस एक रिलीजन के पर्सन को उसी की रिलीजन जो है ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। समझ आ रही है? जैसे मैं बता रहा हूँ कि सर्टेन एक ए रिलीजन का पर्सन है, ठीक है, और एक बी रिलीजन का पर्सन है, तो इसी रिलीजन के पर्सन इसको ज्यादा फेवर देंगे और इस रिलीजन के पर्सन इसको ज्यादा फेवर देंगे। देन इन इंडिया देयर आर फॉलोअर्स ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स। आपको पता ही है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे अलग अलग जो है जो रिलीजन है, ठीक है, फॉलो करने वाले लोग हैं, और हर एक रिलीजन को इक्वालिटी दे रखी है कि आप अपना कोई भी रिलीजन कैसे भी फॉलो करो, आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है। तो यही आपको बता रखा है कि इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट एंड डिमांड्स एज अ मेंबर ऑफ अ रिलीजियस कम्युनिटी। वैसे एक बात ये देखो सही भी बोलिए कि अगर कोई एक पर्सन सर्टेन रिलीजन से है, ठीक है, तो वो उस रिलीजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, वहां पे बता सकता है, ठीक है, जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाएगा। और ये पीछे मैंने अभी आपको बात बताई कि अगर वो सोशल डिफरेंस आपके पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो वहां पे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नाउ कम्युनलिज्म। सो द यूज ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स। देखो बेसिक सी बात है, अगर आप रिलीजन को पॉलिटिक्स के अंदर यूज कर रहे हो ना तो कम्युनल पॉलिटिक्स है, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी इशू हो जाता है तो कम्युनलिज्म है, ठीक है। आपने दंगे फसाद सुने होंगे कि रिलीजन से रिलेटेड हो गया या किसी कास्ट से रिलेटेड हो गया। ओके, तो पहला पॉइंट यहाँ पे, व्हेन बिलीफ्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोस ऑफ अदर रिलीजन्स, मतलब जब ये माना जाए कि एक रिलीजन जो है ऊपर है किसी दूसरे रिलीजन या बाकी रिलीजन से, ठीक है, तो वो कम्युनलिज्म है। तो व्हेन द डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन अपोजिशन टू अनदर, मतलब एक ए रिलीजन है और एक बी रिलीजन है, ठीक है, इसकी डिमांड को अच्छा मतलब मान लिया गया, और इसकी डिमांड को मानने से क्या हो रहा है कि इस बी रिलीजन को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, क्यों, वो इसके लिए तो प्रॉब्लम है ही है, सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है, हो सकता है कि बाकी कोई दूसरा रिलीजन है उनको भी आगे जाके इसको फेस करना पड़े। देन व्हेन स्टेट पावर इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन ग्रुप ओवर द रेस्ट, तो वही बात बोल रखी है कि स्टेट पावर इन द सेंस, जैसे आपको पता ही है पॉलिटिक्स में कंट्री को भी स्टेट कहा जाता है, तो यहाँ पे आपको बता रखा है कोई कंट्री या कोई स्टेट जो किसी एक रिलीजन को क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, ठीक है, उसको प्रेफरेंस दे रही है, तो दूसरे या बाकी रिलीजन के लिए क्या ये बात गलत है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स एज मेंशन बिलो। अब कम्युनलिज्म किस किस तरीके से हो सकता है? सो द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे लाइफ बिलीफ्स, इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड बिलीव्स इन द सुपीरियरिटी ऑफ वंस रिलीजन ओवर द अदर। जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूं वही है कि हमने ये देखा है किसी एक रिलीजन को आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, उसको अच्छा मान रहे हो, ठीक है, बाकी रिलीजन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो इसमें होगा क्या कि यहाँ पे कम्युनलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, आप पहले को सुपीरियर मान रहे हो, पहला ही जो रिलीजन हो सबसे अच्छा है, ठीक है, बाकियों को आप कोई फेवर ही नहीं दे रहे हो। देन a communal mind often led to a quest for political dominance of one's own religious community। जैसे कि बेसिक सी बात है कि एक पर्सन एक कम्युनल रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसके माइंड में हमेशा अपने रिलीजन के लिए रहेगा कि हाँ यार मैं अपने रिलीजन को फेवर दे दूं, तो ये चीज गलत है। यही कम्युनलिज्म का जो है आगे रीजन बन जाती है, जिससे फिर बाकी रिलीजन को प्रॉब्लम होने लग जाती है। एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन और रिलीजियस लाइन्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ द सेक्रेड सिंबल्स, religious leaders, emotional appeal and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena। मतलब इस चीज को ध्यान से समझना, इसमें आपको क्या बोला गया, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रही है रिलीजियस बेसिस पे। किस बेसिस पे? जैसे बोला गया सेक्रेड प्लेस, मतलब जो पवित्र स्थान है, ठीक है, जो भी उस रिलीजन के जो स्थान है उनको यूज करा जा रहा है, ठीक है, एज अ सिंबल। रिलीजियस लीडर्स को यूज करा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि एक वो ये ना फेस वैल्यू है कि आप उनको यूज कर लो तो हाँ वो रिलीजन ज्यादा जो है अच्छा दिख रहा है एज कम्पेयर टू बाकी रिलीजन के मुकाबले। फिर आपको बता रखा है कि इमोशनल अपील, जैसे कि आप जानते ही है कि एक रिलीजन ए है और एक रिलीजन बी है, ठीक है, अब इसने क्या करा, कुछ ज्यादा लोगों को इमोशनल कर दिया अपने रिलीजन से रिलेटेड, तो क्या होगा कि लोग ज्यादा इसके फेवर में आ जाएंगे, नहीं आ रही है तो सही बात बोल रहा है, हाँ हमारे फेवर में बात होनी चाहिए,
ठीक है। तो दूसरे रिलीजन को क्या है, कुछ भी नहीं समझा जाएगा, ठीक है। यहाँ कम्युनलिज्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्लेन फियर, डर पैदा हो जाता है, ठीक है, कि इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल। तो इसमें क्या होगा, एक ही रिलीजन के लोग, एक जो सपोज करो कि ए रिलीजन है, वो सारे के सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, और वो ज्यादा अपना डोमिनेंस दिखाते जाएंगे बाकी के मुकाबले। और अगर ऐसा हुआ कि ये नंबर में ज्यादा है तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि बाकी तो माइनॉरिटीज हो जाएंगे। देन sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre। जैसे वही मैं आपको बता रहा हूँ, तो कभी कभी इससे कम्युनलिज्म क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिससे वायलेंस हो सकती है, ठीक है, दंगे फसाद हो सकते हैं, ठीक है, मतलब इवन ये भी हो सकता है लोगों को मारा भी जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये देखे, और आपने पहले भी पढ़ा ही है, आपने जो इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, 1947 जब इंडिया का डिवीजन हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान के टाइम पे अराउंड 5 to 10 लाख लोग मारे गए थे, ओके, 5 to 10 लाख लोग मारे गए थे उस चीज में, तो वो भी तो क्या रिलीजन बेसिस पे था। देन आगे आपको बता रखा है कि इंडिया एंड पाकिस्तान, देखो जो मैंने अभी आपको बताया, सफर्ड सम ऑफ द वर्स्ट कम्युनल रियोट्स एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन। जो जस्ट मैंने अभी आपको बात बताई, 5 to 10 लाख लोग मारे गए थे, बहुत बड़ा नंबर है उस टाइम पे भी है, ठीक है, क्यों, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनलिज्म, मींस रिलीजन बेसिस पे, ठीक है। नाउ सेकंड वन इज सेक्युलर स्टेट। देखो जैसा मैंने भी आपको बताया कि सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या है। सेक्युलर स्टेट का बेसिक सा मतलब है कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात लिखी हुई है कि हर एक रिलीजन बराबर है, ठीक है, कोई रिलीजन सुपीरियर नहीं है, कोई रिलीजन ऊपर नहीं है, कोई रिलीजन नीचे नहीं है, हर एक रिलीजन को इक्वालिटी गिवन है, ठीक है। एक पर्सन है, उसको ये या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को ये बात बोली गई है कि आप कोई भी रिलीजन जो है फॉलो करो, ठीक है, किसी भी रिलीजन को आगे जो है लोगों तक पहुंचाओ, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे कोई भी रिलीजन मत मानो, आप ऐसे नॉर्मल रहो। लेकिन अगर आपके रिलीजन से या आपके किसी एक्टिविटी से किसी दूसरे रिलीजन पे प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, मींस हमारी अथॉरिटी इंटरफेयर कर सकती है, ठीक है। अदरवाइज गवर्नमेंट कभी भी किसी के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करती है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ द इंडिया सेक्युलर स्टेट्स आर, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। जैसा मैंने भी आपको बताया, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, सारे रिलीजन को इक्वल माना गया है। Then the constitution provides to all individuals and communities freedom to profess, कि आप कोई भी जो है रिलीजन को आप प्रोफेस कीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आप उसको प्रोपेगेट कीजिए, लोगों तक फैलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब इससे अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी अथॉरिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एनी रिलीजन और टू नॉट टू फॉलो एनी वे, या आप कोई भी रिलीजन फॉलो मत कीजिए, वो आपके ऊपर है। The Constitution prohibits discrimination on the ground of the religion। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि वो मना करता है कि भैया प्रोहिबिशन है, मतलब ये मना है साफ सीधी, कि अगर रिलीजियस बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, रिलीजियस बेसिस पे किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर भैया हम इन्वॉल्व हो जाएंगे, मींस गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी, अथॉरिटी आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी। सो द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज। जो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा होता है कहीं पे, तो वहां पे वो इन्वॉल्व होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आप सबको पता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट लोगों के साथ क्या करा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता है, ऊंची नीची जाती है, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट है कास्ट इनइक्वालिटीज। सो कास्ट इन द पॉलिटिक्स बोथ हैव सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पहला आपको बता रखा है, इन मोस्ट सोसाइटीज ऑक्यूपेशंस आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ऑक्यूपेशन आप समझते हो क्या है, जैसे एक फैमिली के अंदर एक फादर जो भी काम कर रहे हैं वही काम जो उनके बेटे करेंगे, तो आपको ये बात बता रखी है, ठीक है। सो कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। तो कास्ट में भी ऐसा ही है कि वो सिस्टम आगे चलता जाएगा, ठीक है, और अगर इसको पॉलिटिक्स से रिलेट कर दिया जाए तो आगे हम पढ़ेंगे कैसा होगा। सो इन दिस सिस्टम मेंबर्स ऑफ द सम कास्ट द ग्रुप वर सपोज टू फॉर्म अ सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम एंड द सिमिलर ऑक्यूपेशन। तो इसमें ये बता रखा है कि इस सिस्टम में हमने देखा है कि जो मेंबर है किसी कास्ट के या कोई ग्रुप है, ठीक है, वो अगर कोई काम कर रहा है, वो सोशल कम्युनिटी है, ठीक है, जो प्रैक्टिस कर रही है, ठीक है, वो सेम चीजें आगे भी प्रैक्टिस करी जाएगी, मैरिड विद इन द सेम कास्ट। जैसे आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हो, जैसे बहुत सी कास्ट में बोला जाता है कि सेम मैरिज में जो है सेम कास्ट में जो है मैरिज करनी चाहिए, ठीक है, तो ये वही बात आपको बता रखी है कि वही चीजें फॉलो होती जा रही है पुराने टाइम से। सो एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स ऑफ द अदर कास्ट ग्रुप। जैसे बहुत सारे लोगों में ये भी है कि हाँ, कि हम दूसरे कम्युनिटी के साथ या दूसरे कास्ट वालों के साथ खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, या दूसरे कम्युनिटी के साथ शादी नहीं करेंगे, तो ये बहुत चीजें आप जानते हो, ठीक है। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, ग्रोथ ऑफ द लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन मोबिलिटी एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ द लैंडलॉर्ड इन द विलेजेस,
द ओल्ड नोशन ऑफ द कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। लेकिन ये तो बहुत बेसिक सी बात है, आप सभी जानते हो कि जो मैंने आपको ऊपर बताया ये चीजें चलती हुई आती थी, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुई है, लोग अर्बनाइज्ड हुए, शहरीकरण हुआ है, ठीक है, लोगों की डेवलपमेंट हुई है, ठीक है, लोग पढ़ लिख पा रहे हैं, ठीक है, एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल जो मोबिलिटी है, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा रहे हैं काम के लिए, ठीक है, ये चीज है। तो हमने यहाँ पे देखा है कि भैया जो ये चीजें है ना, जो पहले चलती हुई आती थी, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों? अब लोग नहीं मानते इन चीजों को। वो पहले जो प्रथा चलती आती तो पहले थी, अब लोग इन चीजों को नहीं मानते। लैंडलॉर्ड सिस्टम है वो खत्म हो गया, आपको पता है लैंडलॉर्ड सिस्टम क्या था, ठीक है। तो ये पुराने जो कास्ट सिस्टम चलता आता था, ठीक है, जो भी सिस्टम इन लोगों ने चला रखा था वो अब कोई नहीं मानता, ठीक है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जस्ट अभी मैंने आपको पीछे बताया लाइक अनटचेबिलिटी। तो अगर आप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते हो ना तो ये बहुत गलत है, और इसके अगेंस्ट आपको जो है कड़ी से कड़ी सजा भी मिल सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बता रखा है एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो इसके लिए पॉलिसीज बना रखी है, टर्म्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, कि अगर हमारे यहाँ पे ऐसा होता है तो इसके लिए ये चीज आपके साथ करी जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो हम यहाँ पे दो चीजें पढ़ेंगे, एक है कास्ट इन पॉलिटिक्स, दूसरा है पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। So caste can take various forms in politics. First one is when parties choose their candidate or when governments are formed. Political parties usually take care that representatives of different caste and tribes find a place in it. बहुत अच्छी बात है, बहुत सिंपल सी भी है, ध्यान से समझना कि जब पार्टीज अपने कैंडिडेट को या गवर्नमेंट को चुनती है तो वहां पे वो सबसे पहले ये देखती है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, वो इस चीज का ध्यान रखेंगी कि जितने भी हमारे कास्ट है, जितने भी ट्राइब्स है, उन सबको उस चीज में जगह मिले। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब गवर्नमेंट बन रही है तो ऐसा तो नहीं कि एक सिंगल कास्ट के लोग ही सारी गवर्नमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, या जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा हुआ ना कि एक सिंगल कास्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी हर एक चीज में, ठीक है, कि बाकियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, नहीं। तो यहाँ पे भी आपको ये बता रखा है कि जब गवर्नमेंट या जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी कैंडिडेट है, ठीक है, हर किसी को चांस मिलता है, ठीक है, कोई भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का जो पर्सन है इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, ठीक है, कंटेस्ट कर सकता है, वोट डाल सकता है, ओके, गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है अगर जीतता है तो यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर एक पर्सन को इक्वालिटी दे रखी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू विन द इलेक्शन। लेकिन एक कुछ ये चीजें यहाँ पे भी आ जाती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज या पर्सन होते हैं जो कास्ट अपील करते हैं कि हम आपकी कास्ट से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो वो इस एजेंडा को अपने जीतने के लिए जो है यूज करते हैं, ओके। To gain support, political parties raise caste-based issues during elections to get political support. As one man, one vote system or adult franchise has made the voter very powerful. तो इसमें देखो बहुत बेसिक सी बात है, यहाँ पे आपको ये बता रखा है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज है वो अपना सपोर्ट पाने के लिए, ठीक है, उस टाइम पे इलेक्शन के टाइम पे उन इश्यूज को लेकर आती है, कौन से कास्ट बेस्ड इशू को लेकर आती है, ताकि वो लोगों को ज्यादातर अपनी तरफ क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, अपनी पॉलिसीज की तरफ अट्रैक्ट कर सके, ओके। और यहाँ पे आपको एक बात बता रही है, आपने 9th में पढ़ी हुई है, वन मैन वन वोट, ठीक है, एक आदमी जिसका एक वोट है, मतलब एक पर्सन, नॉट आदमी, एक पर्सन, उसका एक वोट है और हर एक वोट की एक वैल्यू होती है, ठीक है। और दूसरा है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या एक पर्सन हु इज ऑफ 18 और अबव इज एलिजिबल फॉर वोटिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा पावरफुल हो जाती है उस टाइम पे। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज हैव मेड people belonging to lower caste conscious about their right to vote and their power. अब पॉलिटिकल पार्टी है कभी कभी जो क्या करती है, जो लोग है, ठीक है, जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं किस चीज को लेकर कि यार हमारा जो वोट है, ठीक है, उसकी पावर क्या है। मतलब उन लोगों को ये नहीं पता, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, जो लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे, ठीक है, जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, उनको आज तक ये नहीं पता कि हमारे वोट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ठीक है, पावर क्या है, कि उनका एक वोट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, एक वोट की वैल्यू क्या है, ठीक है, कि एक गवर्नमेंट बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे बता रखी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग इलेक्शंस कास्ट मैटर्स बट इट इज नॉट एवरीथिंग। वो तो देखो पीछे पढ़ लिया हमने कि इलेक्शन टाइम पे ये कहते हैं कि कास्ट मैटर करती है, लेकिन ये हर चीज नहीं है। जैसे कि देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द इलेक्शंस। क्या क्या? पीपल्स असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर्स आर कंसीडर्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन। आज के टाइम पे आप ये सब मानते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग सारे डेवलप्ड है, ठीक है, तो ये बात सबको पता है कि भैया इन चीजों को साइड में रखो। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो इलेक्शन के अंदर जो पर्सन है हमारे पास, ठीक है, वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, जो हमारा लीडर है, ठीक है, वो कैसा है, क्या वो हमारी जो डिमांड हमारी है या जो बातें हमारे को बोली जाती है क्या वो पूरी होती भी है, नहीं होती,
ठीक है, तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे देखे जाते हैं ओके इलेक्शंस के टाइम पे। एंड दिस वुड बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्या क्या पॉइंट्स है? कैंडिडेट्स एंड द पार्टीज नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द वन मोर देन अदर कास्ट। देखो अभी पीछे हमने क्या पढ़ा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती है जो अपनी कास्ट के लोगों को क्या करते हैं, इमोशन करते हैं कि यार नहीं हमारा जो है कास्ट ऐसे ही है, ठीक है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो उस तरीके से जो है वो वोट पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी बात बता रखी है कि भैया जो कैंडिडेट है ना या जो पार्टी है उसको अपनी, देखो जो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे डजंट मैटर, लेकिन उसको हर एक कास्ट के पर्सन का जो है विश्वास जीतना चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वहां पे इलेक्शन जीत सके। देन नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जो हर एक कास्ट या किसी भी कम्युनिटी के सारे वोट पा सके, क्योंकि देखो हर किसी की मेंटालिटी अलग है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है ओके। देन सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि एक कास्ट ए है और एक कास्ट बी है, ठीक है, इस कास्ट से एक पर्सन जो है इलेक्शन में खड़ा हुआ है, लेकिन इस कास्ट से कोई बंदा इलेक्शन में खड़ा नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ा ना कि ये कास्ट के लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेंगे, मतलब वोट डालने नहीं जाएंगे। क्यों? इनकी भी तो कोई प्रेफरेंस है ना, कि इनको लगता है कि हाँ ये लीडर अच्छा है हमारा, वो चाहे किसी भी कास्ट से बिलोंग करे। यहाँ पे कास्ट में लोग ना करे, ये देखे कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, ठीक है, अगर वो रूलिंग गवर्नमेंट है या जो पर्सन अब जो आया है वो कैसा काम करेगा, आपको विश्वास है उसके ऊपर या नहीं है, तो ये चीज देखी जाती है यहाँ पे ओके। एंड द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए कीप चेंजिंग व्हेनेवर फ्रेश इलेक्शंस टेक प्लेस। बहुत बेसिक सी बात है कि अगर अभी कोई रूलिंग पार्टी है जो काम कर रही है, उसके जो एमपी एमएलए है, अगर आपको लगता है कि सही काम नहीं करते हैं, ठीक है, या जो भी इन्होंने वादे करे थे वो पूरे नहीं कर पाते, तो वो चेंज होंगे, क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं है। फिक्स टेन्योर मतलब वही है 5 साल का इनका जो है टेन्योर है, लेकिन उसके बाद क्या है, अगर ये सही काम करते हैं तो भैया हम इनको दोबारा इलेक्ट करेंगे, नहीं करते तो फिर हम ये नहीं इलेक्ट हो सकते कभी भी। देन नाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट। तो पॉलिटिक्स आल्सो इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम। अब देखो पीछे हमने पढ़ा कि कास्ट पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स कास्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो किस तरीके से? एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू द पॉलिटिकल एरिना, कि इन सबको पॉलिटिक्स में लेकर आ जाना, ठीक है। जैसे कास्ट पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करती थी, मतलब कास्ट के बेस पे जो है पॉलिटिक्स पे जो है इन्फ्लुएंस हो रहा था, एज इट इज पॉलिटिक्स का भी कास्ट पे इन्फ्लुएंस होता है। कैसे? Here are a few points that support this. पहला है, each caste group tries to become bigger by incorporating within the neighboring caste और सब कास्ट। जैसे एक कास्ट क्या करती है कि बाकी कास्ट को, छोटी मोटी कास्ट को अपने साथ मिला लेती है ताकि उसका एरिना, उसका ग्रुप बढ़ जाए, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड विद अदर कास्ट और द कम्युनिटीज एंड दे एंटर इनटू अ डायलॉग एंड द नेगोशिएशन। जैसे पार्टीज के बारे में आपने सुना होगा कि या तो पार्टीज की अलायंस हो जाती है, ठीक है, बिफोर इलेक्शन अलायंस होता है, एंड आफ्टर इलेक्शन क्या होता है आपका, जो हिंदी में गठबंधन कहते हैं, ठीक है, जो कोलिशन हो जाती है, ठीक है, कि दो पार्टीज ने मिलकर जो अपनी सरकार बना ली। तो एज इट इज कास्ट के बारे में बता रखा आपको कि बहुत सारे कास्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, एक साथ आ जाते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ आ जाती है और एक नेगोशिएशन कर लेती है। नेगोशिएशन इन द सेंस कि आइडियोलॉजी तो सबके अलग अलग है, ठीक है, लेकिन एक सेम, ठीक है, एक मेन पॉइंट, एक एजेंडा पे चलती है कि हम इस तरीके से अपनी जो है पॉलिटिकल जो है एजेंडा आगे चलाएंगे और इस तरीके से हम जो है इलेक्शन में लड़ेंगे ओके। सो न्यू काइंड्स ऑफ द कास्ट ग्रुप हैव केम अप इन द पॉलिटिकल एरिना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। जैसे कि बहुत सारी हमारे ऐसे जो है कास्ट ग्रुप आए हैं हमारे पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रखा है। एंड द लास्ट वन इज thus caste plays different kinds of the role in politics. In some cases caste division led to the tension, conflict and even violence. तो जैसा स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि चलो ठीक है, कास्ट जो है अपना अलग अलग तरीके से रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन बहुत से केसेस में ये भी देखा जाता है कि जो कास्ट डिवीजन है इससे टेंशन क्रिएट हो जाती है, बहुत जगह पे कन्फ्लिक्ट हो जाती है और बहुत जगह पे तो वायलेंस भी होते हैं, मारधाड़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने इस चैप्टर में पढ़ी है ओके। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको ये चैप्टर समझाया है। आप आराम से इस वीडियो को देखिएगा और इसके साथ में मैंने पीडीएफ भी अटैच करी है, तो आप लाइन टू लाइन वहां से भी पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।